गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 3 में अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक, ये यूनिट चल रही थी अपनी। ठीक है, इस यूनिट में हमने पीछे की जो 3 क्लासें थी वो कर ली थी। आज अपनी 4th क्लास है इस यूनिट की। 3rd क्लास में हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, यानी वर्नर के सिद्धांत का जो प्रायोगिक सत्यापन था वो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी उपसह संयोजक रसायन विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद हैं। ये 5-6 रहेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ने और इनके क्या पढ़ने अपने को एग्जाम्पल पढ़ने। ये रहेगी उपसह संयोजक रसायन विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पद। उसके अंदर अपना सबसे पहला रहेगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा उपसह संयोजक एंटिटी। ठीक है, सबसे पहला रहेगा अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी या उपसह संयोजक एंटिटी। इसके अंदर देखो जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं जो कि इसके ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, यानी उपसह संयोजक यौगिकों का वह भाग जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब आप ये बोल दोगे कि इसके अंदर तो लिगेंड होते हैं, उन लिगेंडों को भी हम ब्रैकेट में लगते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा ये छोटा ब्रैकेट है और ये वाला है वो बड़ा ब्रैकेट है। तो उपसह संयोजक यौगिकों में बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाने वाली जो स्पीसीज होती है उसे उपसह संयोजक एंटिटी कहा जाता है। उपसह संयोजक यौगिकों में बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाने वाली जो स्पीसीज होती है उसे हम उपसह संयोजक एंटिटी कहेंगे। तो उपसह संयोजक एंटिटी में 2 आते हैं, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु आता है, दूसरा उसके साथ में क्या आते हैं? लिगेंड आते हैं। दो कौन कौन से देखें इसके अंदर? सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, यानी कि इन यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो उदासीन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। और यदि उसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव में चार्ज होता है इसके ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। तो इस उपसह संयोजक एंटिटी में, इसको हम समन्वय मंडल भी बोल सकते हैं, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होता है या फिर केंद्रीय धातु आयन होता है, जो कि मुख्य रूप से क्या होता है? मेटल होगा। केंद्रीय परमाणु हमेशा क्या होगा? धातु होगा। धातुओं में भी कौन सा होगा? संक्रमण धातुएं, यानी कि डी ब्लॉक की धातुएं जो होती हैं वही इसमें संक्रमण धातुएं जो होती हैं वही इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से केंद्रीय धातु परमाणु है वो संक्रमण धातु होती है। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है? लिगेंड होता है। ठीक है, अब लिगेंड क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु या फिर कोई ऋणायन। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु या ऋणायन है वो इसमें लिगेंड के रूप में रहेंगे। तो उपसह संयोजक एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड है वो आपस में उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब जो लिगेंड है वो उपसह संयोजक बंध के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता कहेंगे। जबकि केंद्रीय धातु परमाणु उपसह संयोजक बंध के द्वारा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस कारण से इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही कहा जाएगा। ठीक है, ये आगे इसमें। उसके बाद आगे इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम कि जो उपसह संयोजक एंटिटी होती है वो उदासीन भी हो सकती है, यानी इस पूरे संकुल के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे हम। इतना लिख लिया। उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि उपसह संयोजक एंटिटी उदासीन
धनायनिक या ऋणायनिक हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो बड़े वाला ब्रैकेट है उसके ऊपर 0, इसका मतलब न्यूट्रल उदासीन है, पॉजिटिव भी हो सकती है ये और नेगेटिव भी हो सकती है। इसके ऊपर धनावेश भी हो सकता है और इसके ऊपर ऋणावेश भी हो सकता है। तीनों के एग्जाम्पल लिखेंगे तो सबसे पहले देखो आप NiCO4, कोई चार्ज नहीं होता तो ये किस में आ गई, न्यूट्रल में आ गई, उदासीन है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर क्या हो जाएगा, CONH3 6+3, पॉजिटिव में चार्ज चाहे वो कितना ही हो तो वो किस में आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर PtCl4 -2, तो ये किसमें आ गया, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसी होगी, ऋणायनिक होगी। तो उपसह संयोजक एंटिटी उदासीन, धनायनिक तथा ऋणायनिक हो सकती है। ये तीनों इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। लिखें इस एग्जाम्पल को। ठीक है। उसके बाद में अपना सेकंड रहेगा इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में सेकंड जो रहेगा अपना, एक एक नंबर में आती है डेफिनेशन। सेकंड रहेगा अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम उपसह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या। अब इसकी डेफिनेशन हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। उन दोनों के अंदर पहला प्रकार क्या आएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक बंध से या सिग्मा बंध से जुड़े हुए लिगेंड की संख्या ही उस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या ही क्या होगी, इसके अंदर उपसह संयोजक संख्या है वो कहलाएगी। अब जो इसकी सेकंड डेफिनेशन रहेगी उसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि किसी उपसह संयोजक संकुल में, उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बने हुए सिग्मा बंधों की कुल संख्या ही उसकी उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। कोई भी डेफिनेशन लिखो सही रहेगी। तो इसमें हम एक साथ में क्या बोल सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए, केंद्रीय धातु परमाणु से सिग्मा बंध से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या या कुल सिग्मा बंधों की जो संख्या होती है उसे हम उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखो, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड होता तो हम सही क्यों नहीं मानते कई जगह, क्योंकि कुछ लिगेंड जैसे कि कार्बोनिल लिगेंड है, उसके अलावा रहेगा N3 वाला लिगेंड है। ये लिगेंड क्या होते हैं कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड की जो संख्या है उसको हम उपसह संयोजक संख्या में कंसीडर नहीं करते हैं। हम केवल सिग्मा बंधों को ही उपसह संयोजक नंबर में काउंट करते हैं। इस कारण से ये वाले नहीं मानते कि जुड़े हुए लिगेंड की संख्या तो आ जाएगी, लेकिन कुछ लिगेंड है वो क्या करते हैं, दोनों प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं और हमें उपसह संयोजक बंध में केवल क्या देखने, सिग्मा बंध देखने। ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखें, लिख लेना इसके अंदर कि लिगेंड के द्वारा बनाए गए जो पाई बंधों की संख्या है उसको उपसह संयोजक संख्या के अंदर नहीं काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए अब इसके अंदर, जैसे कि अपना ये हो गया तो CONH3 6+3। सेकेंड एग्जाम्पल ये मान लें कि PtCl4 -2। तो इसके अंदर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसकी उपसह संयोजक संख्या हो जाएगी 6, और इसके अंदर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसकी जो उपसह संयोजक संख्या है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये दोनों लिख लें इसके अंदर। उसके बाद में आप थर्ड डेफिनेशन देखिए, इसकी क्या रहेगी, सेंट्रल एटम।
थर्ड डेफिनेशन इसकी रहेगी सेंट्रल एटम। ठीक है, केंद्रीय परमाणु। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, यह मुख्य रूप से क्या होता है, कोई धातु परमाणु होता है, और धातु के अंदर भी कौन सा होता है, डीप लोक मेटल्स, यानी कि कौन सी होंगी इसके अंदर, संक्रमण धातुएं होती है। नहीं, केंद्रीय परमाणु है वो हमेशा क्या होगा, धातु होगा, और धातुओं में भी कौन सी होगी, डीप लोक की धातुएं या संक्रमण धातुएं होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि उपसह संयोजक यौगिकों में बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के साथ उपस्थित वह परमाणु जो इसकी ज्यामिति बनाने पर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। और फिर से सुने कि संकुल यौगिकों में या उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक एंटिटी में लिगेंड के साथ उपस्थित वह परमाणु, वह धातु परमाणु जो उस संकुल की ज्यामिति बनाने पर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है, उसे हम केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब इस संकुल की ज्यामिति जो भी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्टेप्लेनर, इसके अंदर जो वह परमाणु जो लिगेंड के साथ में उपस्थित होगा और वो ज्यामिति बनाने पर केंद्र में पाया जाएगा या केंद्रीय स्थिति को प्राप्त करेगा, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु है वो कहेंगे। वो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मुख्य रूप से संक्रमण धातु यानी डीप लोक की धातुएं पाई जाएंगी, और ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन ग्राही कहा जाएगा। ठीक है, ये था इसमें सेंट्रल एटम। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखो, ये एग्जांपल ले लिया हमने कोबाल्ट NH3 और दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया FeCO5। ये दो उपसह संयोजक यौगिक हैं, इसमें लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आएगा बीच में सेंटर में, तो इस संकुल में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इस संकुल में आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिख देना। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल में इसमें है कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु और इसके अंदर है आयरन केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद में जो अपनी फोर्थ डेफिनेशन है वो रहेगी किसकी, लिगेंड की। ये लिगेंड है वो बड़ा पार्ट है, तो यहाँ पे हम केवल लिगेंड की डेफिनेशन है वही पढ़ेंगे, और लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है जो दो प्रकार से किया गया है वो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलग से क्लास लेंगे जिसमें पढ़ा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए लिगेंड है, लिगेंड क्या होगा, तो इसकी ये भी किस में होता है, उपसह संयोजक एंटिटी में प्रेजेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते इसमें हम ये बोलेंगे कि उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक एंटिटी या बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपस्थित कोई ऋणायन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु है वो लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा कि उपसह संयोजक यौगिकों में जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपस्थित ऋणायन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणुओं को लिगेंड कहा जाता है। इस संकुल के अंदर लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन दाता की भूमिका या इलेक्ट्रॉन दाता का रोल है वो निभाते हैं। अब लिगेंड का जो वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास बड़ी हो जाएगी, वो हो नहीं पाएगा। इसके बाद में अपना जो लिगेंड के बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, लिगेंड के एग्जांपल वगैरह देखो तो ये देख लो इसके अंदर कि आयरन CO5 एक ही हो जाएगा एग्जांपल, एक हो जाएगा प्लेटिनम Cl4 -2। ये दो संकुल है, इस वाले के अंदर लिगेंड क्या है, कार्बोनिल CO यानी कार्बोनिल क्या है इस संकुल में लिगेंड की भूमिका निभा रहा है, और इस वाले में लिगेंड के रूप में क्या है Cl- या जो क्लोराइड आयंस हैं, ऋण आयंस हैं, वो क्या कर रहे हैं लिगेंड के रूप में। इसके ऊपर क्या होते हैं
लोन पेयर होती है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु भी लिगेंड के रूप में हो सकते हैं, जैसा डेफिनेशन में लिखा था। और कोई ऋणायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो भी लिगेंड के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट अपना 5 नंबर पे आएगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ये जो उपसह संयोजक एंटिटी होती है बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है, उसके अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं इन लिगेंडों को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग कर लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जो आवेश आता है उसे केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। उपसह संयोजक यौगिकों में बड़े ब्रैकेट या उपसह संयोजक एंटिटी के अंदर उपस्थित लिगेंडों को उनके इलेक्ट्रॉन सहित अलग कर देने पर केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश आता है उसे हम उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है वो कह देंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या तो 0 हो सकती है या फिर ये किस में आएगी, पॉजिटिव में आती है। ठीक है, इनके अंदर जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 भी हो सकती है कुछ में, जैसे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल होता है NiCO4। इस संकुल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, या फिर ये किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, या तो पॉजिटिव में होगी या फिर किस में, या क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तब उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल या उदासीन बोल देंगे। ये था इसके अंदर ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को हम लिखते कहाँ है, वो देखो कि ऑक्सीकरण संख्या को हम कहाँ पे लिखेंगे, जब उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम में धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में हम उपसह संयोजक संख्या को रोमन लेटर्स में लिखेंगे। जैसे 3 है तो रोमन लेटर E आएगा, 4 है तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिखते समय हम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखा जाता है। अब ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो हम पढ़ेंगे, आगे की जो क्लास आएंगी उसके अंदर आएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस प्रकार से ज्ञात है करते हैं। उसके बाद में अपना एक छोटा सा और है वो देखते हैं आप इसके अंदर मेटल बॉन्ड। ठीक है, धातु धातु बंध, एक ये डेफिनेशन में पूछी जाती है। इसके अंदर क्या है, जैसे कोई संकुल है, जैसे ये हो गया अपना CO5 आयरन का, उसके साथ में है कोबाल्ट और कोबाल्ट वाले में क्या है, CO4। ठीक है, अभी इसका ये हम ये मान लें कि ये रीनियम का संकुल है। तो इस संकुल में ये भी धातु है, रीनियम डी ब्लॉक की, और ये कोबाल्ट है, ये भी धातु है। धातु धातु के बीच के बंध को क्या बोलेंगे हम, मेटल बॉन्ड या धातु धातु बंध है वो कहा जाएगा। धातु धातु बंध किन संकुलों में पाया जाएगा, उन्हीं संकुलों में पाया जाएगा जिनके अंदर धातु परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। क्योंकि जब धातु परमाणु 1 होगा वो तो किसके साथ बंध बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या 1 होती है उनमें धातु धातु बंध नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या लिखा जाए कि वे उपसह संयोजक यौगिक या वे संकुल जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु उपस्थित होते हैं उनमें 2 धातु परमाणु के बीच का जो बंध है उसे धातु धातु बंध कहा जाता है। ये थी इसमें 6 डेफिनेशन। उसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।